आज बच्चों उससे आगे हम पढ़ेंगे और आज का जो टॉपिक है ये उस टॉपिक में हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो दृष्टकारी है उससे जो प्राप्त विद्युत धारा है उसका फिल्ट्रेशन कैसे किया जाए। देखिए, दृष्टकारी से जो विद्युत धारा प्राप्त होती है वो विद्युत धारा जो होती है वो पूरी तरह से दृष्ट धारा नहीं होती है। उसमें कुछ भाग जो होता है वो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का मिक्स होता है। और उसका कारण क्या है? पहला कारण तो ये है कि हमने दृष्टकारी में ये माना कि जितने भी डायोड हैं वो डायोड केवल अग्र बायसित अवस्था में ही विद्युत धारा का चालन कर रहे हैं, पश्च बायसित अवस्था में विद्युत धारा का चालन नहीं कर रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है, डायोड पश्च बायसित अवस्था में भी विद्युत धारा का चालन करता है, भले ही उसका मान अल्प ही क्यों ना हो, उसका मान होता ही है। दूसरी और जो सबसे प्रमुख बात थी वो ये थी कि दृष्टकारी से प्राप्त विद्युत धारा जो हमें प्राप्त हो रही थी उसमें समस्या एक और थी। अगर हम उस पूरी धारा को दृष्ट धारा भी मान लें तो भी एक समस्या थी कि अर्ध तरंग दृष्टकारी जो धारा हमें प्राप्त होती थी वो हमें एक तरंग का आधा भाग ही प्राप्त होता था, और पूर्ण तरंग दृष्टकारी में जो धारा हमें प्राप्त होती थी वो पूरी तरंग की धारा में प्राप्त होती थी। लेकिन ये दोनों ही धारा में विद्युत धारा की दिशा तो हमेशा कांस्टेंट है, यानी इसके सारे के सारे मान पॉजिटिव आ रहे हैं, एक ही दिशा में आ रहे हैं, इसके भी सारे मान पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन इनके मान कांस्टेंट नहीं है। कभी बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं, शून्य हो रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं, फिर घट रहे हैं। यहां अगर हम अर्धतरंग दृष्टकारी में देखें तो शून्य से अपने अधिकतम मान तक बढ़ती है, फिर शून्य हो जाती है, फिर कुछ समय तक शून्य ही रहती है, यानी बहती ही नहीं है धारा, फिर ये अपने अधिकतम मान तक जाती है, फिर शून्य हो जाती है। यानी कि ये जो विद्युत धारा हमें प्राप्त हो रही है ये उच्चावच विद्युत धारा है। अब सोचो कि ऐसी विद्युत धारा, अगर मान लो कोई ऐसा बल्ब मैं लूं जो दृष्ट धारा से चलता हो और उसमें ये विद्युत धारा में अगर प्रवाहित कर दूं तो क्या होगा? उस बल्ब में विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, तब विद्युत धारा में जो रोशनी जो बल्ब है उसमें रोशनी बढ़ेगी, और जब विद्युत धारा का मान घटेगा तो उसमें रोशनी भी घट जाएगी। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर मैं अर्ध तरंग दृष्टकारी से प्राप्त विद्युत धारा को काम में लूं तो वहां पर भी दिक्कत आएगी। यानी कि ये जो विद्युत धारा है चूंकि ये कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हमें एक समान शक्ति वाले स्रोत से लगातार एक समान ऊर्जा या एक समान पावर प्राप्त नहीं हो पाएगी। और अगर एक समान पावर प्राप्त नहीं हो पाएगी तो ऐसी स्थिति में वो जो युक्ति है वो सही से काम नहीं कर पाएगी। ये जो युक्ति है जिस पर हम इस धारा को काम में लेते हैं इसको हम कहते हैं लॉर्ड। यानी कि एक बात तो तय हो गई कि ये जो विद्युत धारा हमारे पास में आई है दृष्टकारी से होकर के, अभी हमने केवल इसकी दिशा का दृष्टकरण किया है, इसके मान का दृष्टकरण नहीं किया। हमें इस उच्चावच दृष्ट धारा को जो कि बढ़ और घट रही है, इस दृष्ट धारा को हमें एक समान मान की विद्युत धारा में चेंज करना होता है। और ये जो विद्युत धारा ऐसी विद्युत धारा में जो प्राप्त होती है इसे हम प्रत्यावर्ती विद्युत दृष्ट धारा भी कह सकते हैं एक तरीके से। यानी दृष्ट धारा जो थोड़ी थोड़ी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की तरह हो। ये जो उतार चढ़ाव है इन उतार चढ़ाव को हम कहते हैं उर्मिका। यानी कि दृष्टकारी से प्राप्त विद्युत धारा उपयोग में लेने योग्य विद्युत धारा नहीं है, इसमें प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का अंश भी मिला हुआ है, और इसमें इसमें उर्मिका यानी कि हम कह सकते हैं कि जो उतार चढ़ाव है वो भी इसमें मिक्स है। यानी हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? इस विद्युत धारा को कांस्टेंट करना। तो इस विद्युत धारा को जिसमें ये उर्मिका मिश्रित है यानी उतार चढ़ाव में मिश्रित है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा मिश्रित है, इस विद्युत धारा को, इस उर्मिका को छानना जरूरी है, इसका फिल्ट्रेशन करना जरूरी है, और इससे एक समान मान की विद्युत धारा प्राप्त करना आवश्यक है। ये जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं हम फिल्टर, विद्युत धारा का फिल्टर। अब फिल्टर कैसे किया जाता है? तो फिल्टर दो तरीके से किया जाता है, दो सर्किट से हम पढ़ेंगे। हालांकि आपके सिलेबस में सेकंड वाला सर्किट ही है, लेकिन मैं दोनों सर्किट पढ़ाऊंगा। एक्चुअल में होना यही चाहिए था सर्किट, पर बाय मिस्टेक वो सेकंड वाला ही सर्किट है, तो हम कोई बात नहीं दोनों सर्किट से पढ़ लेते हैं। ये विद्युत धारा आपके पास में आई निवेशी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। आप क्या करेंगे
जब आप इसे दिष्टकारी, ये मान लीजिए दिष्टकारी, ये मैंने डब्बा जैसा बनाया है, ये डब्बे जैसा जो भाग है दिष्टकारी को बता रहा है। डब्बे जैसा भाग बताने का मतलब क्या है? अब दिष्टकारी, आप पूर्ण तरंग दिष्टकारी काम में ले रहे हो, तो इस डब्बे का मतलब है कि आप इसमें वो सारी चीजें जोड़ोगे जो एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है। और जो दो टर्मिनल आप लॉर्ड में जोड़ते थे, वो टर्मिनलों को आप खुला छोड़ दोगे। अगर ये अर्ध तरंग दिष्टकारी है तो इसमें वो सारी चीजें जोड़ोगे जो अर्ध तरंग दिष्टकारी में जोड़ते हैं, और दो टर्मिनल जो हम लॉर्ड में जोड़ते हैं उन टर्मिनल को आपको खुला छोड़ देना है। अब क्या करना है उन टर्मिनलों का? तो उन टर्मिनलों को हम सबसे पहले एक टर्मिनल को कुंडली से जोड़ते हैं, और इसके कुंडली के दूसरे भाग को एक संधारित्र से, और संधारित्र का जो दूसरा भाग होता है वो ये जो दूसरा टर्मिनल इस टर्मिनल से जुड़ जाता है, और इस संधारित्र के समांतर क्रम में वो लॉर्ड प्रतिरोध जुड़ जाता है जिस लॉर्ड प्रतिरोध पर हमें से काम में लेना था। यानी कि जो दिष्टकारी हम काम में ले रहे थे, हमने देखा था जैसे अर्धतरंग दिष्टकारी का चित्र मैं बनाऊं तो इस तरह का चित्र था उसका, कुछ एक डायोड था, ठीक है, और ये जो दोनों सिरे हैं इन दोनों सिरों के बीच में ये लॉर्ड प्रतिरोध यहां पर जुड़ा हुआ था आर एन। तो ये जो सिरा है और ये जो सिरा है ए और बी, इन ए और बी सिरे को आपको सीधे लॉर्ड प्रतिरोध में नहीं जोड़ करके क्या करना है, इस ए सिरे से आपको एक कुंडली जोड़नी है, कुंडली के दूसरे सिरे से एक संधारित्र जोड़ना है, और संधारित्र के दूसरे सिरे को वापस आपको बी में जोड़ देना है, यहां पर जो हमने बी बनाया है। और संधारित्र के ठीक समांतर क्रम में हमें वो लॉर्ड प्रतिरोध लगा देना है जिस लॉर्ड प्रतिरोध पर हमको विद्युत धारा काम में लेनी थी। अब एक और खास बात कि जो कुंडली होती है वो भी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है। ठीक है, यानी विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है, और जो संधारित्र होता है वो भी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। लेकिन इस अवरोध को हम प्रतिरोध नहीं कह करके कहते हैं प्रतिघात। इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध नहीं कह करके कहते हैं प्रतिघात। अब आपको ये इसलिए नहीं पता है क्योंकि आपके एक चैप्टर हुआ करता था प्रत्यावर्ती विद्युत धारा वाला, जो चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया है। उस प्रतिघात का मान क्या होता है वो बता देता हूं मैं। जो कुंडली होती है उसका जो प्रतिरोध होता है जिसको हम प्रतिघात कहते हैं उसे हम एक्सएल से व्यक्त करते हैं, और इसका सूत्र होता है 2 पाई एफ एल। और जो संधारित्र होता है उसका जो प्रतिरोध होता है उसको हम एक्सी से व्यक्त करते हैं, और उसका सूत्र होता है 1/2 पाई एफ सी। ठीक है, ये जो एफ है इसको हम कहते हैं आवृत्ति, इस एफ को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति। ठीक है, अब मैं इस सर्किट को थोड़ी सी देर के लिए मिटा रहा हूं, और यहां पर मैं दो तरह की चित्र बना रहा हूं। ये एक चित्र है जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का चित्र है। आप देख रहे हो कि एक निश्चित समय में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अपना एक दोलन पूरा कर रही है, यानी इसकी कोई ना कोई निश्चित आवर्तकाल होगा, इसका कोई ना कोई निश्चित आवर्तकाल होगा, तो निश्चित आवृत्ति भी होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं दिष्ट धारा की बात करूं तो दिष्ट धारा को हम कुछ इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये दिष्ट धारा है, ये धारा अक्ष है, और ये धारा अक्ष है आई, और ये समय अक्ष है। यानी समय के बदलने से विद्युत धारा का मान नहीं बदलता, दिष्ट धारा का मान बदलता नहीं है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आप एक झूले पर बैठे हुए हो, ठीक है ना बच्चों, और एक झूला किसी बिंदु ए, ये एक झूला है, ये एक झूला है, ये बिंदु ए से इसने गति करना प्रारंभ किया है, ये बिंदु बी पर जाता है और बी से वापस ए पर आ जाता है। यदि ये ए से बी और बी से ए पर आने में 10 सेकंड लेता है, ए से बी पर जाकर के और वापस ए पर आने में 10 सेकंड लेता है, यानी एक चक्कर लगाने में 10 सेकंड लेता है, तो इसका आवर्तकाल कितना होगा? कोई बता सकता आवर्तकाल कितना होगा इसका? मेरी आवाज प्रॉपर पहुंच रही ना आप तक? हेलो बच्चों, रिप्लाई करें। सर आवाज आ रही है। हाँ, तो इसका आवर्तकाल कितना होगा बच्चों बताओ मुझे। ए से बी तक, ए से, ये बिंदु ए से बी तक जाता है झूला, और बी से वापस ए तक आ जाता है, और इसमें 10 सेकंड का समय लगाता है।
तो इसका आवर्तकाल कितना होगा? जितना समय ये एक चक्कर लगाने में लगा था उसी को आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, और आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है आवृत्ति, यानी एक सेकंड में ये जितने चक्कर लगा लेता है उसको हम कहते हैं आवृत्ति। ठीक है, तो ये हमारे पास में आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा है। 10 सेकंड इसका आवर्तकाल हो गया। अब आप ये 10 सेकंड कैसे गिनोगे? आप गिनना शुरू करोगे तब आप देखोगे कि झूला ए पर था, तब आप घड़ी को स्टार्ट करोगे, फिर झूले को बी पर जाने दोगे और वापस ए पर जब तक ये नहीं आ जाएगा तब तक आप घड़ी में टाइम नोट करते, और जब ये ए पर आ जाएगा तो आप घड़ी को स्टॉप कर दोगे और आपको पता चल जाएगा भाई यहां से शुरू हुआ और वापस यहां पे आने में इतना टाइम आपका कंज्यूम हुआ है, तो ये आवर्तकाल हो गया। ठीक है, ऐसे ही तरंग का आवर्तकाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तरंग का आवर्तकाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, कि ये तरंग ने अपनी जो विस्थापन है, चाहे वो इसकी वोल्टा का विस्थापन हो चाहे धारा का विस्थापन हो, विस्थापन का मतलब यहां पर तरंग की द्वारा तय की गई दूरी नहीं है, विस्थापन का मतलब उन भौतिक गुणों में परिवर्तन से है जो उस तरंग को पूरी तरह से परिभाषित करने के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे अगर हम किसी विद्युत चुंबकीय तरंग को परिभाषित कर रहे हैं या विद्युत तरंग को परिभाषित कर रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा को परिभाषित कर रहे हैं, तो धारा और वोल्टा ये दो हम संकेत भी कहते हैं और इन्हें हम तरंग भी कह सकते हैं। तो इसका जो मान है वो शून्य से प्रारंभ हुआ, अधिकतम पर गया, शून्य हुआ, विपरीत दिशा में अधिकतम पर गया, फिर शून्य हुआ, इसमें जितना समय लग रहा है इसको हम कहेंगे इसका एक आवर्तकाल, और इसका जो भी मान आएगा उसका व्युत्क्रम कहलाएगा एक आवृत्ति। ठीक है, उसका व्युत्क्रम जो भी आएगा वो आवृत्ति कहलाएगा। अब अगर मैं दिष्ट धारा की बात करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे हमने झूले में किया कि ए बिंदु से इसे छोड़ा और बी से बी तक जाकर के वापस ए तक आने में जितना समय लगा उस समय को हमने नोट किया, तो हम ऐसे दिष्ट धारा में भी काउंट करना शुरू करें कि एक सेकंड में दिष्ट धारा ने कितनी बार अपना मान बदला। तो दिष्ट धारा एक सेकंड में कितनी बार अपना एक चक्कर पूरा करेगी, एक मान बदलेगी? हम कहेंगे दिष्ट धारा तो बदलती नहीं है, यानी कि इसका एक दोलन कभी भी पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा में, जैसे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा में धनात्मक मान और ऋणात्मक मान तय करने में जो समय लगता है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं, तो यहां तो मान बदलेगा ही नहीं, यानी आवर्तकाल क्या होगा? दिष्ट धारा का आवर्तकाल अनंत होता है, और आवर्तकाल अनंत होता है तो आवृत्ति क्या होती है? जीरो। आवृत्ति क्या होती है? जीरो। तो दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है जीरो, यानी अगर हम इस कुंडली की बात करें, यहां पर एफ का मान जीरो रख दें तो एक्सएल का मान कितना आ जाएगा? जीरो। यानी दिष्ट धारा के लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात, के लिए कुंडली जीरो प्रतिरोध की तरह काम करेगी, मतलब दिष्ट धारा को अपने में से जाने देगी। ठीक है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा होती है, उस प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का आवर्तकाल बहुत सूक्ष्म होता है और आवर्तकाल कम होता है, इसलिए आवृत्ति। जैसे आपने सुना भी होगा हमारे यहाँ पे जो विद्युत संचालित है यंत्रों में उसमें आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज। अब अगर मैं यहां पर 50 रखूं तो एफ का मान, तो एक्स का मान जीरो तो नहीं आएगा, ये तो फिक्स हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कुंडली है, आपको ये सारा वक्त करके बताना नहीं है, आपको मैं समझा रहा हूं, लेकिन आपको याद रखना है, केवल क्या याद रखना है कि जो कुंडली होती है जिसको हम, जिसके प्रेरकत्व को एल से व्यक्त करते हैं, वो कुंडली डीसी यानी दिष्ट धारा के लिए शून्य प्रतिरोध की तरह और एसी धारा के लिए उच्च प्रतिरोध या अनंत प्रतिरोध की तरह काम करती है। ठीक है, और जो संधारित्र है अगर मैं उसकी बात करूं तो संधारित्र में एफ का मान जीरो रखो, या एफ का मान जीरो रखो तो नीचे वाली राशि जीरो आ जाएगी, 1/0 बराबर क्या हो जाएगा? अनंत। अनंत आ जाएगा। तो एफ का मान जीरो किसके लिए होता है? डीसी करंट के लिए, यानी संधारित्र में डीसी करंट के लिए एफ का मान जीरो रखते ही प्रतिरोध का मान अनंत आ जाएगा। ये जो मैं निकाल रहा हूं ये प्रतिरोध निकाल रहा हूं, और एसी धारा के लिए शून्य प्रतिरोध होता है। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है? आप केवल एक ही चीज ध्यान रखो कि डीसी धारा के लिए ये कुंडली शून्य प्रतिरोध की भांति व्यवहार करती है, यानी डीसी धारा को जाने देती है।
और एसी धारा को रोक लेती है। संधारित्र इसका उल्टा करता है हमेशा। ठीक है, अब अपन इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या हुआ कि निवेशी टर्मिनल से प्रत्यावर्ती विद्युत धारा आई, और निवेशी टर्मिनल से जब विद्युत धारा आएगी तो ये दिष्टकारी में जाएगी। दिष्टकारी क्या करेगा, इस प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट धारा में बदल देगा, उच्चावच दिष्ट धारा में बदल देगा, जिसमें प्रत्यावर्ती धारा का भी कुछ अंश मिला हुआ होता है। ठीक है, इसका भी कुछ अंश मिला हुआ होता है। अब जैसे ही ये जो दिष्ट धारा है जिसमें प्रत्यावर्ती विद्युत धारा भी मिश्रित है, ये इस प्रेरण कुंडली से जाती है, तो प्रेरण कुंडली दिष्ट धारा को तो अपने में से जाने देती है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा को अपने में से नहीं जाने देती, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा के लिए क्या करती है, उच्च मान की तरह या उच्च प्रतिरोध की तरह व्यवहार करती है। मतलब इसने क्या कर दिया, प्रत्यावर्ती धारा को तो वापस भेज दिया कि भाई तू वापस जा, मैं नहीं जाने दे सकती तुम्हें, क्योंकि मेरा प्रतिरोध तुम्हारे लिए अनंत है। अनंत मान लो, एक तरीके से अनंत प्रतिरोध की भांति व्यवहार करती है। तो अब इस प्रेरण कुंडली में से कौन गया, केवल दिष्ट धारा। फिर भी मान लो कि प्रेरण कुंडली में से थोड़ा बहुत भाग प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का या उच्चावच धारा का आगे पहुंच भी गया, तो जैसे ही ये इस संधारित्र पर पहुंचता है, तो संधारित्र जो होता है वो इस प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के लिए शून्य प्रतिरोध की भांति व्यवहार करता है। यानी ये जो धारा हमारे पास में आई है, इसमें से जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा है, ये जो प्रेरण कुंडली से होके जो यहां पर जो धारा आई, इसमें एसी और डीसी अगर अभी भी मिक्स है, तो उस धारा में से जो एसी भाग है वो तो इस संधारित्र के अंदर चला जाएगा और संधारित्र से होते हुए वापस परिपथ में आ जाएगा, क्योंकि एसी धारा के लिए संधारित्र क्या कर रहा है, शून्य प्रतिरोध की भांति। लेकिन जब डीसी धारा यहां संधारित्र में जाने का प्रयास करेगी, डीसी धारा जब इस संधारित्र में जाने का प्रयास करेगी, तो डीसी धारा के लिए संधारित्र जो है, डीसी धारा के लिए ये संधारित्र क्या करता है, डीसी धारा के लिए संधारित्र एक अनंत प्रतिरोध की भांति व्यवहार करना शुरू कर देता है। कैसे व्यवहार करना शुरू कर देता है, अनंत प्रतिरोध की तरह, यानी कि ये इसमें से नहीं जा सकती है, डीसी धारा इस संधारित्र में से नहीं जा सकती है। मतलब क्या हो गया कि संधारित्र एक तरीके से एसी धारा के लिए तो शॉर्ट सर्किट की तरह, छोटे लघु पथ की तरह काम कर रहा है और आसानी से जा रही है इसमें से, और जो डीसी धारा है उसके लिए ये अनंत प्रतिरोध की भांति व्यवहार कर रहा है, तो डीसी धारा जो है वो संधारित्र में से नहीं जा सकती। अब देखो, कुंडली से होकर के तो आ गई डीसी धारा, लेकिन संधारित्र में नहीं जा सकती, तो अब इस डीसी धारा के पास में क्या बचा, एक ही रास्ता बचा कि ये इस लॉर्ड प्रतिरोध पर चली जाए। तो सारी की सारी डीसी धारा कहां चली जाएगी, लॉर्ड प्रतिरोध पर, और लॉर्ड प्रतिरोध पर हमें एक समान मान की विद्युत धारा प्राप्त हो जाएगी। और लॉर्ड प्रतिरोध पर एक समान मान की विद्युत धारा क्यों प्राप्त हुई, क्योंकि संधारित्र पर वोल्टता का मान कांस्टेंट है, संधारित्र के आवेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और संधारित्र की वोल्टता कांस्टेंट होगी, तो जो लॉर्ड प्रतिरोध है वो संधारित्र के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, यानी इसकी वोल्टता भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और जब कांस्टेंट वोल्टता होगी प्रतिरोध के सिरों पर, तो विद्युत धारा का मान भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, दूसरे तरह का जो फिल्टर, इसको कहते हैं समकारी फिल्टर। दूसरे तरह का जो फिल्टर होता है बच्चों, वो इस तरह का होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होता है, दिष्टकारी से विद्युत धारा आई और वही उच्चावच विद्युत धारा में प्राप्त होती है। दिष्टकारी से प्राप्त विद्युत धारा को प्रेरण कुंडली में से नहीं गुजार करके सीधे ही संधारित्र पर भेज दिया जाता है। ठीक है, और ये लॉर्ड प्रतिरोध है। ठीक है ना। अब ये विद्युत धारा यहां आ रही है, तो ये विद्युत धारा में कौन कौन धारा मिली हुई है, एसी प्लस डीसी, और उसमें भी डीसी में भी कैसी धारा है, उच्चावच विद्युत धारा है। तो जैसे ही ये एसी धारा इस संधारित्र में से जाएगी, जैसे ही ये एसी धारा इस संधारित्र में से जाएगी, तो जो संधारित्र है वो एक लघु प्रतिरोध की तरह, यानी शून्य प्रतिरोध की तरह व्यवहार करेगा, और एक तरीके से इस विद्युत धारा को इसमें से जाने देगा, इस विद्युत धारा को इसमें से जाने देगा। और जैसे विद्युत धारा इसमें से चली जाएगी तो वापस सर्किट में पहुंच जाएगी। लेकिन डीसी धारा के लिए ये संधारित्र अनंत प्रतिरोध की भांति व्यवहार करता है और डीसी धारा को अपने में से नहीं जाने देता है। तो डीसी धारा के पास में कौन सा रास्ता बचा, लॉर्ड प्रतिरोध का, यानी डीसी धारा पूरी की पूरी कहां चली जाएगी,
लॉर्ड प्रतिरोध पर चली जाएगी और इस प्रकार से लॉर्ड प्रतिरोध पर हमें केवल डीसी धारा प्राप्त होगी। उसमें एसी धारा का जो मिश्रण मिला हुआ था, जो एक तरीके से थोड़ी बहुत एसी धारा या उच्चावच धारा मिश्रित थी, उर्मिका मिश्रित थी, वो उर्मिका उसमें से छट जाएगी। उर्मिका का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, उर्मिका का मतलब क्या है, उतार चढ़ाव वाली विद्युत धारा जो थी वो इसमें से छट जाएगी। और चूंकि संधारित्र की वोल्टता कांस्टेंट है, इस वजह से इस लॉर्ड प्रतिरोध के सिरों पर भी वोल्टता कांस्टेंट रहेगी और लॉर्ड प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता कांस्टेंट रहेगी, तो ऐसी स्थिति में हमें विद्युत धारा भी कांस्टेंट ही प्राप्त होगी और इसे हम काम में ले सकेंगे। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि एक फिल्टर जो है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। इसको फिल्टर हमने क्यों कहा, क्योंकि इसने एक प्रकार से एसी और डीसी के मिश्रण में से एसी को अलग कर दिया और डीसी को अलग कर दिया। जैसे चाय आप छानते हो तो चलनी क्या करती है, उसमें से जो पेय पदार्थ होता है उसको, और जो ऐसा पदार्थ है जो पिया नहीं जा सकता है यानी ठोस पदार्थ है उसको अलग कर देती है। लिक्विड को और सॉलिड को अलग कर देती है वो चलनी। लिक्विड को अलग नहीं कर पाती है वो चलनी, जो है वो लिक्विड को अलग नहीं कर पाती है। इसी तरीके से जो आरओ होता है, आपने सुना होगा पानी को साफ करने वाला, उसमें भी एक फिल्टर लगा हुआ होता है। वो क्या करता है, वो पानी में से अपशिष्टों को बाहर निकाल देता है, जो ऐसी चीजें हैं जो नुकसान पहुंचा सकती है हमें, उन्हें साफ कर देता है। तो फिल्टर का मतलब क्या है, अलग कर देना। कोई दो चीजों में से पृथक कर दें हम दो चीजों को, या कुछ एक चीज में से कोई दूसरी चीज को अलग कर दे तो उसको फिल्ट्रेशन कहा जाता है। तो यहां पर ये जो सर्किट है वो क्या कर रहा है, एसी और डीसी के मिश्रण में से, या डीसी धारा जो हमें प्राप्त हो रही थी दिष्टकारी से, जिसमें उच्चावच दिष्ट धारा थी, वो उच्चावच दिष्ट धारा में से हमें एक समान मान की दिष्ट धारा प्राप्त करवा रहा है। और इसमें से जो उर्मिका है यानी उतार चढ़ाव है और जो एसी धारा मिक्स है उसको अलग करने का प्रयास कर रहा है। बच्चों को इस समस्या समझ में आया कि नहीं आया ये? आगे बढ़े, इसमें आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है जेनर डायोड। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जेनर डायोड के बारे में, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए बहुत आसान होगा। जेनर डायोड जो है वो एक ऐसा डायोड होता है जो भंजन की अवस्था में, हम जिस डायोड की हमने बात की थी, भंजन की हमने बात की थी, तो हमने कहा था कि जब भी किसी डायोड को पश्च बायसित अवस्था में रखा जाता है तो पश्च बायसित अवस्था में डायोड का जो पी सिरा है और जो एन सिरा है, देखो डायोड को हम कैसे बनाते हैं, ये तीर का निशान और आगे ये एक खड़े पाई जैसा निशान है, ये एक डंडे जैसा निशान है, ये बनाते हैं। इसका जो आधार वाला भाग है, लेफ्ट में जो हिस्सा दिख रहा है, इसको पी सिरा कहते हैं, और ये जो हमने एक लाइन बनाई है इसको एन सिरे की तरह हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो जब भी पी सिरा उच्च विभव पर हो यानी कि प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ हो, और एन सिरा निम्न विभव पर यानी कि माइनस टर्मिनल, तो इसको प्लस माइनस का हो चाहे उच्च और निम्न का हो, ये जरूरी नहीं है कि पी और एन में से पी प्लस से जुड़ा हुआ और एन जो है वो माइनस से जुड़ा हो। ये भी हो सकता है कि पी भी प्लस से जुड़ा हुआ हो और एन भी प्लस से जुड़ा हुआ हो, लेकिन पी जिस प्लस से जुड़ा हुआ हो उसका विभव मान लो 10 वोल्ट है, और एन जिस प्लस से जुड़ा हुआ उसका वोल्ट मान लीजिए 3 वोल्ट है, तो पी उच्च विभव पर है और एन जो है वो निम्न विभव पर है। तो जब भी पी सिरा किसी डायोड का उच्च विभव पर और एन सिरा निम्न विभव पर होता है तो डायोड अग्रबायसित कहलाता है। लेकिन अगर पी सिरा निम्न विभव पर हो और एन सिरा उच्च विभव पर हो तो डायोड जो है वो पश्च बायसित कहलाता है। पश्च बायसन की अवस्था में क्या होता है कि जो बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं वो संधि स्थल को पार करके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि संधि स्थल की मोटाई ज्यादा होती है, और इस संधि स्थल पर बने अवक्षय परत के विद्युत क्षेत्र और इस बैटरी जो बायसन के लिए, जो अग्रबायसित या पश्च बायसित करने के लिए जो बैटरी हमने लगाई है पश्च बायसित करने के लिए, उन दोनों के विद्युत क्षेत्रों के एक ही दिशा में होने के कारण इस रोधिका का विभव बढ़ जाता है, इसका विद्युत क्षेत्र बढ़ जाता है, और विद्युत क्षेत्र बढ़ जाने की वजह से जो हॉल है वो इस अवक्षय परत के विद्युत क्षेत्र की दिशा में यानी संधि स्थल से दूर, और जो इलेक्ट्रॉन है एन साइड के वो भी संधि स्थल से दूर दिशा में गति करने लगते हैं। लेकिन जो पी साइड के इलेक्ट्रॉन हैं
जो भले ही कम संख्या में है लेकिन है, वो इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल का अनुभव करते हैं और संदेश स्थल को पार करके चले जाते हैं। और जो एन साइड के हॉल हैं वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल का अनुभव करते हैं और वो इस संदेश स्थल को पार करके पी साइड में चले जाते हैं। इस वजह से इन अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से किसी भी डायोड में उत्क्रम अवस्था में या रिवर्स बायस में एक ही बात है, विद्युत धारा बहती है। जैसे जैसे हम उत्क्रम अवस्था में वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं, विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है बहुत तेजी से, यानी कि उत्क्रम वोल्टता में, रिवर्स बायस में थोड़ा सा भी वोल्टेज में परिवर्तन करने पर धारा का मान जो है वो एकाएक बढ़ जाता है। पर चूंकि ये कम आवेशों की वजह से बह रही थी, इस वजह से कम आवेशों की वजह से बह रही थी, इस वजह से इसका मान अपने उच्चतम मान को तो प्राप्त कर लेता, पर वो उच्चतम मान भी वास्तविक रूप से अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो कम ही होता है, माइक्रो एम्पीयर कोटि का ही होता है और ये संतृप्तता की अवस्था में आ जाती है। लेकिन अगर उत्क्रम बायस को हम बहुत समय तक इस पर अप्लाई करके रखें और वोल्टता का मान बढ़ाते जाए, तो ये जो संधि स्थल है, इस पे जो अवक्षय परत है, इस अवक्षय परत के दोनों ओर और अवक्षय परत के निकट जो सहसंयोजी आबंध है वो टूटने लगते हैं और नए इलेक्ट्रॉन और हॉल दोनों का जन्म होता है, पी साइड में भी और एन साइड में भी। यानी पी साइड में और एन साइड में बहुसंख्यक आवेश वाहकों में तो वृद्धि होती ही है, लेकिन अल्पसंख्यक आवेश वाहकों में भी बहुत तेजी से वृद्धि हो जाती है और उस वृद्धि की वजह से एकाएक जो डायोड की धारा है वो बढ़ने शुरू हो जाती है, जिससे डायोड जल करके क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस अवस्था को हम डायोड की भंजन की अवस्था कहते हैं। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब हमने ये भी पढ़ा था कि जेनर भंजन क्या होता है, ठीक है। हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि जेनर भंजन क्या होता है। तो बच्चों, हमने देखा था कि मान लीजिए ये एक डायोड है, ये एक डायोड है, ये डायोड का पी सिरा है, ये एन सिरा है, ठीक है। ये भंजन दो तरीके से होता है, मैंने आपको बताया था। पहला तरीका ये है कि अगर पी और एन साइड में डोपिंग कम हो, यानी अपमिश्रण कम मिला हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में अवक्षय परत की चौड़ाई जो होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि अवक्षय परत को स्थापित होने में सामान्य से ज्यादा समय लगता है, इसलिए ज्यादा चौड़ी होती है, ज्यादा दूरी तक यह अवक्षय परत स्थापित होती है। और इस वजह से ऐसे डायोडों को जब हम रिवर्स बायस करते हैं तो उच्च विभव विद्युत क्षेत्र E इंटू डी बराबर होता है विभव V, तो E बराबर होगा V अपॉन D। चूंकि D का मान ज्यादा है, D क्या है, D क्या है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, अवक्षय परत के इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। आवेश को हमें अवक्षय परत को पार करके ले जाना है, तो हमारे लिए इन दोनों के मध्य का विभवांतर इंपॉर्टेंट है। तो जो अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र है वो अवक्षय परत की चौड़ाई अधिक होने की वजह से कम होता है। और अगर मैं इस अवक्षय परत के विद्युत क्षेत्र को बढ़ाना चाहूं तो मुझे जो वोल्टेज है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जब मैं वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा तो अवक्षय परत का जो विद्युत क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। चूंकि ये विद्युत क्षेत्र इस डायोड में उपस्थित सभी आवेशों पर कार्य करता है, तो ये उन इलेक्ट्रॉनों पर भी कार्य करेगा जो सहसंयोजी आबंध में जुड़े हुए हैं, जो सहसंयोजी आबंध में जुड़े हुए हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो पी से एन की ओर और हॉल एन से पी की ओर जाते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इन पर विद्युत क्षेत्र अधिक होने के कारण अधिक बल कार्य करता है, F बराबर ई, और इससे इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण जब ये इलेक्ट्रॉन किसी सहसंयोजी आबंध से टकराता है बच्चों, तो उसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है और उस इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से एक नया हॉल बन जाता है। तो इस प्रकार से नए इलेक्ट्रॉन और हॉल बनते हैं। इस प्रक्रिया में इन नए हॉल और इलेक्ट्रॉनों की वजह से एक अतिरिक्त धारा बहने लगती है। ये जो प्रक्रिया इसको हम कहते हैं एवलांच भंजन, क्योंकि यहां पर भंजन की अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ा। तो एवलांच जो होता है वो उच्च जो चोटी होती है उस सिरे को कहा जाता है, जे ऐसी चीज जिसमें
एक तरह से उठाव हो, उसे एवलांच कहा जाता है। जैसे पहाड़ी जो है उसकी जो उच्चतम चोटी है उसको उस एवलांच का, उस पहाड़ी का पीक कहेंगे। तो इस पहाड़ी को पार करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि इस पहाड़ी को पार करके उंगाल करके जाया जाए, पूरा तय करके जाया जाए। दूसरा तरीका यह है कि अगर हम इस पहाड़ी को छोटा कर देवें तो हो सकता है किसी में इतनी ताकत आ जाए कि इस पहाड़ी में गुफा बना करके और ये इस पहाड़ी को पार करके चला जाए। जैसे कागज पतला होता है तो पेन की नोक उसे चीरते हुए जा सकती है आसानी से, लेकिन अगर पेन की नोक को दीवार में आप डालोगे तो दीवार को चीरते हुए पेन की नोक नहीं जा पाएगी। पेन की नोक को दूसरी तरफ भेजने के लिए आपको दीवार को पार करके ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहां पर भी है। अब मैं बात करता हूं, ये तो मैंने एवलांच भंजन की बात की, अभी जेनर भंजन की हम बात करते हैं। जेनर में क्या होता है, जेनर डायोड जो होता है वो एक स्पेशल डायोड होता है। ये डायोड जो है इस स्पेशल उपयोग की वजह से इसको बनाया जाता है। ये एक ऐसा डायोड है जिसमें पी और एन साइड में, दोनों साइड में अपमिश्रण की जो मात्रा होती है, यानी पी साइड में त्रिसंयोजी पदार्थ का अपमिश्रण और एन साइड में पंचसंयोजी पदार्थ का अपमिश्रण अत्यधिक मात्रा में मिलाया जाता है। यानी डोपिंग जो है वो हाई रखी जाती है। इसको हम कहते हैं हाईली डोप्ड, यानी उच्च मादित। उच्च मादित जिसमें मादन जो है वो बहुत ज्यादा हो। अब उच्च मादन होगा, हाईली डोप्ड होगा बच्चों, तो क्या होगा कि पी साइड में जो हॉल है उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी और एन साइड में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो जाएगा? जब पी साइड में त्रिसंयोजी पदार्थ ज्यादा होंगे तो त्रिसंयोजी पदार्थों पर जब सहसंयोजी आबंध से कोई इलेक्ट्रॉन आता है तभी तो हॉल बनता है। ज्यादा त्रिसंयोजी पदार्थ होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन उन त्रिसंयोजी पदार्थों के पास पहुंचेंगे और ज्यादा हॉल बनेंगे। और ऐसे ही एन साइड में अगर पंचसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि ज्यादा होगी तो पंचसंयोजी पदार्थ के पास में जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो हमें ज्यादा संख्या में प्राप्त होंगे। तो बच्चों क्या होता है कि उच्च मादन की वजह से जो डोपिंग है वो ज्यादा होने की वजह से पी साइड में हॉल की सांद्रता और एन साइड में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता बहुत ज्यादा हो जाती है। और इस वजह से पी साइड में हॉल की सांद्रता और एन साइड में हॉल की सांद्रता में अंतर भी बढ़ जाता है। मैंने दोनों साइड हॉल बोला है, अभी मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं बोला है वापस। और इसी प्रकार से एन साइड में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता और पी साइड में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता में जो अंतर है वो भी बढ़ जाता है। और जब सांद्रता में अंतर ज्यादा होता है तो विसरण प्रक्रिया तेज गति से संपादित होती है, जल्दी संपादित होती है। और इस वजह से ये जो अवक्षय परत है ये पतली रह जाती है, पतली हो गई। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को कि एक इलेक्ट्रॉन को पी साइड से एन साइड में पहुंचाना हमें पश्च बायस में। पश्च बायस में कौन जाएगा पी साइड से? अल्पसंख्यक आवेशवाहक। अल्पसंख्यक आवेशवाहक कौन है पी साइड में? इलेक्ट्रॉन है। और उसको पहुंचाने के लिए ई बराबर आपको मान लीजिए 10 न्यूटन प्रति कूलाम बल की आवश्यकता थी, विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता थी। जब ये संधि स्थल की चौड़ाई मान लीजिए 2 मीटर थी, ठीक है, और जो जो विभव है जब ये 2 मीटर थी तो विभव का मान 20 वोल्ट होने पर 2 से 20 को काट दो, ई का मान 10 वोल्ट बटा मीटर, यानी कि 10 न्यूटन प्रति गुलाम। वोल्ट पर मीटर जो होता है न्यूटन प्रति गुलाम के बराबर ही आता है ये। तो आप इसको चेंज करोगे तो न्यूटन प्रति गुलाम ही आएगा। यानी वी का मान आपको 20 चाहिए, ई का मान 10 प्राप्त करने के लिए वी का मान 20 चाहिए। लेकिन अगर मैं डी का मान कम करके 2 से कम करके 0.5 कर दूं, कितना कर दूं? 0.5, तो आप देखेंगे कि जब मैं वी का मान यहां पर 20 की जगह 5 रखूंगा तो ही मेरे पास में ई का मान 10 आ जाएगा। यानी पर्याप्त मात्रा में विद्युत क्षेत्र हमें प्राप्त हो जाएगा कम विभव पर भी। ठीक है, तो जेनर डायोड में अपमिश्रण ज्यादा होने की वजह से जो अवक्षय परत है उसकी चौड़ाई कम होती है और अवक्षय परत की चौड़ाई कम होने की वजह से निम्न वोल्टता पर भी उच्च विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है। एक उदाहरण भी यहां पर लेकर के बताया गया होगा, हालांकि नहीं बताया पर मैं बता देता हूं। मान लो कि ये जो अवक्षय परत है इसकी चौड़ाई मान लो 0.5 माइक्रोमीटर है सपोज, ठीक है। तो 10 वोल्ट अगर मैं अप्लाई करूं या 1 वोल्ट भी मैं अप्लाई करूं तो 1 वोल्ट पर भी हमें 1 × 0.5
माइक्रो यानी 10 की घात माइनस की माइनस का 6, उल्टा कर दिया मैंने, मुझे भाग देना चाहिए था, मैंने गुणा कर दिया, क्योंकि ई का जो मान है वो v अपॉन डी होता है, ई बराबर v अपॉन डी। तो अगर मैं v अपॉन डी, v का मान 1 वोल्ट और d का मान 0.5 इंटू 10 की घात माइनस का 6, माइक्रो है यानी 10 की घात माइनस 6, पॉइंट को हटाया, ऊपर 10 लगा दिया, 5 से कट गया 2 बार, ये 10 की घात माइनस 6 को ऊपर ले जाओ तो 2 इंटू 10 की घात माइनस का 6 क्या प्लस 6, 2 इंटू 10 की घात प्लस 6, माइनस से ऊपर जाके प्लस 6 हो जाएगा, इतना विद्युत क्षेत्र हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जेनर डायोड में निम्न वोल्टता पर ही उच्च विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। और उच्च विद्युत क्षेत्र प्राप्त होने की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उन पर एक बल लगेगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, गति करेंगे, दूसरी साइड में जाएंगे, पी साइड से एन साइड में जाएंगे, हॉल एन साइड से पी साइड में आएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको जो गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी, ये इलेक्ट्रॉन जब सहसहजी आबंधों से टकराएंगे तो सहसहजी आबंधों के जो इलेक्ट्रॉन है वो इनको छोड़ करके चले जाएंगे। एक तो ये बात, दूसरी बात कि ये जो विद्युत क्षेत्र है वो केवल इन गतिशील इलेक्ट्रॉनों पर भी कार्य नहीं करता है, सहसहजी आबंध के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर भी कार्य कर रहा है, और इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपने आप भी इसको छोड़ करके आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन सहसहजी आबंध को तोड़ता है तो इलेक्ट्रॉन भी मिलता है और हॉल भी मिलता है, यानी पी साइड और एन साइड दोनों में इलेक्ट्रॉन और हॉल की संख्या जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब बढ़ना शुरू हो जाती है तो इससे विद्युत धारा का मान भी बढ़ने लग जाता है, ये पश्च बायस में विद्युत धारा का मान भी बढ़ने लग गया, और विद्युत धारा का मान जब बढ़ने लगेगा तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि जो है भंजन की अवस्था में प्राप्त होगी। अब हम कह रहे हैं भाई भंजन की अवस्था तो हमें प्राप्त हो ही रही है, फिर इस डायोड का फायदा क्या। तो देखो, जो एवलांस भंजन होता है यानी सामान्य डायोड में जो भंजन होता है वो उच्च वोल्टता पर होता है, ठीक है, उच्च वोल्टता पर जो ताप का मान है वो भी ज्यादा होता है। दूसरी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलता है सहसंयोजी आबंध में वो दो तरीकों से निकलता है, एक तो सहसंयोजी आबंध के किसी इलेक्ट्रॉन से कोई गतिशील इलेक्ट्रॉन टकराए और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, ठीक है, और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन अपने आप ही निकल जाए। तो जेनर डायोड में ये सहसंयोजी आबंध को तोड़ करके अपने आप निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, जबकि एवलांस भंजन में किसी इलेक्ट्रॉन के दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर करके और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की संभावना ज्यादा होती है। जब दो इलेक्ट्रॉनों की टक्कर होती है तो उसमें ताप बढ़ता है और यहां पर ताप कम बढ़ता है, ये जो दूसरी अवस्था है इसमें ताप कम बढ़ता है। दूसरी बात है कि भंजन कम वोल्टता पर स्थापित हो गया, और किसी भी परिपथ में जो शक्ति होती है वो V इंटू आई के बराबर होती है, तो कम वोल्टता पर स्थापित हो गया है तो शक्ति P का मान भी कम होगा, यानी खर्च शक्ति भी कम होगी, खर्च शक्ति कम होगी तो जो उत्पन्न ऊष्मा है वह शक्ति जो है वो कम होगी, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान भी कम होगा, यानी डायोड का भंजन तो होगा, धारा का मान बढ़ेगा तो सही, लेकिन डायोड जलेगा नहीं, डायोड जलेगा नहीं, भंजन की अवस्था तो प्राप्त होगी लेकिन डायोड जल करके क्षतिग्रस्त नहीं होगा, क्योंकि वो भंजन कम वोल्टेज पर हो गया। और एक खास बात है इसकी, और एक खास बात क्या है कि इस पूरी अवस्था में जब इसमें विद्युत धारा का मान बढ़ रहा होता है तब वोल्टता का मान लगभग लगभग कांस्टेंट रहता है, विद्युत धारा वोल्टता का मान लगभग लगभग कांस्टेंट रहता, बदलता नहीं है। इसलिए इस डायोड को हम अगर भंजन वाली अवस्था में काम में ले तो ये जो डायोड है ये एक ऐसे डायोड की तरह काम कर सकता है जिसकी वोल्टता का मान कांस्टेंट रहता है, तो इसे वोल्टता नियंत्रक के रूप में भी हम काम में लेते हैं। अब वोल्टता नियंत्रक के रूप में कैसे काम में लेते हैं तो एक सर्किट से हम समझेंगे। देखो बच्चों, ये एक सर्किट है, आप सामने देख रहे हो, ठीक है, जैसे ही अनियंत्रित वोल्टता यहां पर आती है, मान लो 50 वोल्ट वोल्टेज आया, ठीक है, अब जो जेनर डायोड है उसका भंजन मान लो 2 वोल्ट पर ही हो जाता है, कितने वोल्ट पर हो जाता है, 2 वोल्ट पर। तो ये जो सिरा है ए सिरा और बी सिरा, इन दोनों के बीच में मान लो 50 वोल्ट है, मैंने ऐसे ले लिया 50 वोल्ट, 50 वोल्ट होना जरूरी नहीं है, ये 50 की जगह 5 भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसे ही संख्या ले ली है मैंने, अंदाजे से काल्पनिक संख्या है। तो इस डायोड को एक प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि ये डायोड जो है वो रिवर्स बायस में होना चाहिए, ठीक है। अब पूरा का पूरा जो 50 वोल्ट है उसका विभव पतन, क्योंकि 50 वोल्ट इन दोनों बिंदुओं के बीच में है, इसलिए पूरे के पूरे 50 वोल्ट का विभव पतन इन दोनों बिंदुओं के बीच में ही होना चाहिए,
और इन दोनों बिंदुओं के बीच में दो युक्तियां जुड़ी हुई है, एक तो प्रतिरोध और एक डायोड। तो डायोड का जो वोल्टेज है वो है 2 वोल्ट, क्योंकि इसका वोल्टेज तो कांस्टेंट हो जाता है। तो बाकी का बचा हुआ जो 48 वोल्ट है वो किस पर होता है? इस प्रतिरोध पर होता है। यानी इस डायोड पर वोल्टेज का मान 2 वोल्ट ही रहता है, और जितना इस डायोड पे रहेगा इसके समानांतर क्रम में लगे हुए लॉर्ड प्रतिरोध पर भी वोल्टेज का मान उतना ही होगा। अब सोचो कि इस डायोड के श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में मैं टीवी जोड़ दूं, तो इधर से जब भी 50 वोल्ट आएगा तो भी टीवी को कितना मिलेगा? 2 वोल्ट ही मिलेगा। मान लो डायोड का भंजन 12 वोल्ट पर होता है, तो टीवी को कितना मिलेगा? 12 वोल्ट ही मिलेगा। बाकी का बचा हुआ जो 38 वोल्ट है वो कहां रह जाएगा? प्रतिरोध पर रह जाएगा। ठीक है। अब मान लो कि जो धारा है, जो वोल्टेज यहां से आ रहा था, ये 50 वोल्ट से कम रह करके हो गया 24 वोल्ट। ठीक है, 24 वोल्ट हो गया तो क्या होगा? 24 वोल्ट हो गया तो इस डायोड पर तो 12 वोल्ट ही रहेगा, जो कमी आएगी वो इस प्रतिरोध पर कमी आएगी। अब प्रतिरोध पर कमी आएगी तो उससे इस टीवी को कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि टीवी तो डायोड के समांतर क्रम में जुड़ी हुई है, लॉर्ड प्रतिरोध तो डायोड के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। यानी कि डायोड पर वोल्टेज का मान कांस्टेंट रहने की वजह से लॉर्ड प्रतिरोध पर भी वोल्टेज का मान कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन ये तब तक ही होगा जब तक कि डायोड के भंजन विभव से ज्यादा विभव की अनियंत्रित वोल्टता आपतित होगी। अब आप ये सोचो कि यहां पर मैं 5 वोल्ट आरोपित कर दूं और फिर भी इस डायोड पर मुझे 12 वोल्ट प्राप्त हो, नहीं, हमें 12 वोल्ट प्राप्त नहीं होगा। लेकिन फायदा क्या हुआ फिर इसका? जब उच्च वोल्टता आ रही तो इसका फायदा, दो फायदे हुए। एक तो भले ही अनियंत्रित वोल्टता आ रही थी, अनियंत्रित यानी कभी ज्यादा और कभी कम वोल्टता आ रही थी, डायोड की वोल्टता परिवर्तित नहीं हुई, इससे लॉर्ड प्रतिरोध की वोल्टता भी परिवर्तित नहीं हुई। अगर डायोड की वोल्टता परिवर्तित हो जाती तो लॉर्ड प्रतिरोध की वोल्टता भी परिवर्तित होती, और लॉर्ड प्रतिरोध की वोल्टता परिवर्तित होती तो इसके अंदर बहने वाली धारा का मान भी परिवर्तित होता, कभी बढ़ता कभी घटता, कभी बढ़ता कभी घटता। इससे हमारा लॉर्ड प्रतिरोध यानी जो युक्ति है वो खराब हो सकती है। आपने घर में अभी तो नहीं सुना, लेकिन पुराने आपके जो सदस्य हैं जो काफी उम्र लिए हुए हैं, जिन्होंने टीवी का उपयोग किया होगा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का उपयोग किया होगा, उनसे पूछिएगा, वो घर में एक वोल्टेज रेगुलेटर रखा करते थे। पहले घर में क्या रखा करते थे? वो एक वोल्टेज रेगुलेटर। वो वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता था कि जब बाहर से ज्यादा वोल्टेज आता था या तो उसको कम कर देता था, यानी वो ज्यादा वोल्टेज आगे पहुंचने नहीं देता था, क्योंकि अगर वो ज्यादा वोल्टेज आगे फ्रिज टीवी या किसी युक्ति तक पहुंच जाता तो उसको जला देता था। अभी भी आप सुनते होंगे कि हाई वोल्टेज की वजह से घर के उपकरण फूक गए, है ना? अभी भी आप सुनते होंगे हाई वोल्टेज की वजह से घर के उपकरण फूक गए। तो जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो ठीक ऐसे ही काम करता है जैसे ये डायोड काम कर रहा है। ठीक है, तो उसके मैकेनिज्म में भी था वोल्टेज को कांस्टेंट रखना, इसके मैकेनिज्म में भी क्या है? वोल्टेज को कांस्टेंट रखना। लेकिन ये वोल्टेज को कांस्टेंट कब तक रख सकता है? ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आप ये मत सोचना कि मैंने डायोड लगा दिया तो वह मेरी टीवी को तो 12 वोल्ट मिलता ही रहेगा, चाहे बाहर कितनी भी वोल्ट आए। नहीं, बाहर 12 वोल्ट से ज्यादा आएगी तभी इस टीवी को 12 वोल्ट मिलेगा। बस ये डायोड इतना सा काम कर सकता है कि 12 वोल्ट से ऊपर जो वोल्टता है उसमें जो भी परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन का प्रभाव इस लॉर्ड प्रतिरोध पर नहीं पड़ेगा। 12 वोल्ट से कम अगर रह गई वोल्टता तो उसका प्रभाव इस लॉर्ड प्रतिरोध पर पड़ेगा। और चूंकि ये टीवी अगर मान लो 12 वोल्ट पर संचालित है तो 12 वोल्ट से कम आने पर ये टीवी नहीं चलेगी। ठीक है, मान लो ये टीवी है जो 12 वोल्ट पर चलती है और 12 वोल्ट से कम आपने अप्लाई किया तो ये टीवी नहीं चलेगी। लेकिन 12 वोल्ट से ज्यादा आपने अप्लाई किया और इस डायोड ने इस टीवी की वोल्टता को 12 वोल्ट कांस्टेंट कर दिया, तो ऊपर आप कितनी भी वोल्टता बढ़ाते जाओ, इस डायोड की जो वोल्टता है वो कांस्टेंट रहेगी। इस वजह से लॉर्ड प्रतिरोध की वोल्टता भी कांस्टेंट रहेगी। तो जो ये डायोड है वो एक तरीके से क्या कर रहा है? वोल्टता को नियंत्रित करने का भी कार्य कर रहा है। लेकिन ये केवल उस वोल्टता को नियंत्रित कर सकता है, ध्यान से सुनना, जो वोल्टता इसके भंजन विभव कौन सा होता है? वो विभव जिस पर किसी डायोड का भंजन होता है। उससे ज्यादा वोल्टेज जब आता है या उससे ज्यादा वोल्टता की अनियंत्रित वोल्टता हमें प्राप्त होती है, ज्यादा वोल्टेज की अनियंत्रित वोल्टता हमें प्राप्त होती है,
तो ये उसे संतुलित कर सकता है और उसे संतुलित करके लॉर्ड प्रतिरोध को एक समान मान की वोल्टता प्रदान कर सकता है, जिससे लॉर्ड प्रतिरोध को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये इस जेनर डायोड का एक बहुत बड़ा उपयोग है, जिसे हम कहते हैं जेनर डायोड का वोल्टता नियंत्रक के रूप में उपयोग। और ये जो इससे पिछले वाला पेज है जिस पर ये सारा लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, और मैं इसको एक बार पढ़ के भी आपको बता देता हूं। देखिए, इस प्रकार के डायोड को जेनर डायोड कहा जाता है। मैं थोड़ा पीछे से ले लेता हूं, तो आप देखेंगे वो सारी बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो बातें अभी हमने देखी थी। पीएन संधि डायोड को उत्क्रम अभिनीति में यानी रिवर्स वाइस में काम में लिया जाता है। भंजन विभव की स्थिति में डायोड की उत्क्रम धारा संतृप्त न होकर तीव्रता से बढ़ने लगती है, यानी भंजन विभव पर धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। नियत मान का, लेकिन जो विभव है उसका मान नियत बना रहता है। किसी डायोड के लिए भंजन विभव अपमिश्रण की मात्रा पर निर्भर करता है, यानी ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो कितना होगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि इस डायोड में डोपिंग की जो मात्रा है वो कितनी है। जब किसी डायोड की रचना किसी विशिष्ट भंजन वोल्टता के लिए की जाती है तो उत्क्रम अभिनीति में ये डायोड उस भंजन वोल्टता पर बिना क्षतिग्रस्त हुए कार्य कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार के डायोड को जेनर डायोड कहा जाता है। विभिन्न मात्राओं के अपमिश्रण द्वारा 1 वोल्ट से भी कम मान से प्रारंभ करके कई सौ वोल्ट तक के डायोड बनाए जा सकते हैं। अब एक और खास बात, सामान्य डायोड को अपन ऐसे व्यक्त करते हैं, ठीक है। जेनर डायोड में आपको थोड़ा सा चेंज करना है, ये ऊपर की तरफ जो है आपको ये चिन्ह बना देना है इस तरीके से। आप देख रहे होंगे ये चिन्ह, ये जेनर डायोड का प्रतीक है। छोटा प्रश्न आता है इस पर, जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह बनाइए, ठीक है। अब इससे आगे अगर हम चले तो अगला बिंदु क्या है, भंजन बिंदु पर जेनर डायोड से प्रवाहित धारा में काफी वृद्धि होने पर भी इसके दोनों सिरों पर वोल्टता नियत बने रहने का गुण वोल्टता स्थायीकरण में या वोल्टता नियमन में किया जाता है, ठीक है। और यही चीज आगे दी गई है, देखो, जब हम एक प्रदाय से निर्गत विभव VI, ये VI हमने यहां पर अप्लाई किया और ये VI जब आगे जाएगा तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा। इसमें से कुछ विभव का पतन RS पर और कुछ का जेनर डायोड पर होगा, और जितना जेनर डायोड पर विभव पतन होगा उतना ही लॉर्ड प्रतिरोध पर भी होगा। तो जो परिवर्तन होगा उसमें से जितना भी परिवर्तन होता है वो प्रतिरोध पर ही होता है, जेनर डायोड पर परिवर्तन नहीं होता है। इस वजह से जेनर डायोड की वोल्टता कांस्टेंट बनी रहती है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ये जेनर डायोड को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम में लेने, यानी कि वोल्टता स्थायीकरण के रूप में काम में लेने का एक तरीका है। अब बच्चों, एक खास बात मैं आपको कहूंगा कि ये टॉपिक जब आप पढ़ो घर पे, जब भी आप पढ़ोगे इन टॉपिकों को, तो इन टॉपिकों को पढ़ते समय ये खास बात ध्यान रखना कि ये जो टॉपिक है ये आप बुक से ही पढ़ने का प्रयास करें। ये टॉपिक आप बुक से ही पढ़ने का प्रयास करें। ये टॉपिक आप जो है वो नोट से पढ़ने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझने में छोटे लगते हैं, ये टॉपिक समझने में छोटे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से ये टॉपिक बहुत बड़े टॉपिक है। लिखते समय आपको दिक्कत आती है तो लिखना क्या है वो आपको बुक से ही पता चलेगा। इसलिए मेरा कहना आपसे सिर्फ यही है कि जब आप इनको पढ़ो बच्चों, तो बुक से ही आप इनको पढ़िएगा, आप इनको ऐसे मत पढ़िएगा, ठीक है। तो अब हम अगले टॉपिक पर आए, एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा, छोटा सा टॉपिक है, वो है फोटो डायोड। फोटो डायोड एक विशेष प्रयोजन के लिए बनाया गया डायोड है। फोटो डायोड क्या होता है, एक विशेष प्रयोजन के लिए बनाया गया डायोड है। ये जो डायोड है, इस डायोड को जब भी हम काम में लेते हैं तो इसे हम रिवर्स बायस में काम में लेते हैं, ठीक है। अब रिवर्स बायस में हम कैसे काम में लेते हैं ये आपको समझना है कि जब भी ये फोटो डायोड जो है वो इस प्रकार से बनाया जाता है कि इसका जो एक भाग होता है, N और P भाग में से एक भाग जो होता है, चाहे वो N भाग हो चाहे वो P भाग हो, वो अत्यधिक पतला बनाया जाता है। जैसे मान लो N भाग बहुत पतला बना दिया और P भाग बहुत मोटा बना दिया, एक बात, ठीक है।
दूसरी बात कि ऐसा करने का कारण क्या है, जब हम इस पर प्रकाश आपतित कराए तो जो प्रकाश है उसकी जो प्रभाव है यानी उसकी जो ऊर्जा है वो अवक्षय परत के आसपास के जो इलेक्ट्रॉन है और जो सहसंयोजी आबंध है वहां तक पहुंच सके। अगर आप इसे एक तरफ से पतला और एक तरफ से मोटा नहीं बनाएंगे और इस तरफ अगर आप प्रकाश आपतित कराएंगे, ठीक है, या इस तरफ आप प्रकाश आपतित कराएंगे, ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि हमने इस तरह का बनाया है, पर ये इस तरह का नहीं बनता, नॉर्मली ऐसे बनता है। एक तरफ P है और एक तरफ N है। तो जब भी आप प्रकाश आपतित करेंगे या मान लो इस तरह का बन रहा है, तो प्रकाश जब आपतित कराएंगे तो संधि स्थल के जो संधि स्थल यानी अवक्षय परत के निकट के जो सहसंयोजी आबंध है उन तक ये ऊर्जा पहुंच सके, इसके लिए इनके किसी एक भाग को पतला बनाना जरूरी होता है दूसरे भाग की तुलना में। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है? अब फायदा क्या होगा समझना, फोटो डायोड कैसे काम करता है। देखिए, जब भी किसी डायोड का, मान लीजिए डायोड है और इसका जो N भाग है वो बहुत छोटा और P भाग जो है वो बहुत बड़ा है, तो जो अवक्षय परत है वो स्थापित होने के बाद में जब इस पर प्रकाश आपतित कराया जाता है, ठीक है, हम सब जानते हैं N और P दोनों ही भागों में जो अर्धचालक है, P भाग में P प्रकार का अर्धचालक है, N भाग में N प्रकार का अर्धचालक है, और उसमें जो परमाणुओं ने आबंध बनाया है उसकी वजह से जो संयोजी बैंड है और जो चालन बैंड है उनके मध्य एक ऊर्जा अंतराल होता है जिसको हम कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। यदि ये प्रकाश जो आपतित हो रहा है इसके फोटोन की ऊर्जा, फोटोन यानी कि प्रकाशीय कण की ऊर्जा, यानी hv का मान इस ऊर्जा अंतराल Eg से ज्यादा हो तो सहसंयोजी आबंध के इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को ग्रहण करके और चालन बैंड में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? चालन बैंड में चले जाते हैं। और जब ये चालन बैंड में चले जाते हैं तो इससे नए इलेक्ट्रॉन और हॉल युग्म का निर्माण होता है। इससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है सहसंयोजी आबंध को संयोजकता बैंड को छोड़ करके चालन बैंड में चला गया है तो एक तो हॉल बनेगा संयोजकता बैंड में और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब अगर अपन इसको दूसरे तरीके से समझें तो हम सब जानते हैं कि सिलिकॉन या जर्मेनियम अपने निकटवर्ती 4 सिलिकॉन या जर्मेनियम से जुड़ा हुआ है। जब ये प्रकाश इन इलेक्ट्रॉनों पर आपतित होता है तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, और यदि इस प्रकाश के कण यानी फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को इस सहसंयोजी आबंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा से ज्यादा हो तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकाश को ग्रहण करके और क्या करता है, इस फोटोन को ग्रहण करके इस सहसंयोजी आबंध को तोड़ देता है। अब हमने यहां फोटोन क्यों माना है? फोटोन इसलिए माना है क्योंकि हमने आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव में पढ़ा था कि फोटोन की इलेक्ट्रॉन से जो क्रिया होती है वो एक से एक की अनुक्रिया, यानी फोटोन अपनी सारी की सारी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को देता है। यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि जब प्रकाश आपतित होगा तो तुरंत ही फोटोन अपनी सारी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन को देगा तो इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तो उसके स्थान पर एक हॉल बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, आगे का प्रोसेस क्या होता है इसमें? अब ये मैं थोड़ा सा इसको समझाने के लिए बड़ा बना रहा हूं, ठीक है ना। ये P साइड है, ये N साइड है। अगर हम इसको रिवर्स बायस में जोड़ दें, इसको क्या करें हम, रिवर्स बायस में जोड़ दें, तो ये जो नए इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न हुए हैं प्रकाश की ऊर्जा के अवशोषण के कारण सहसंयोजी आबंधों के टूटने से, सहसंयोजी आबंधों के टूटने से, फिर से समझ लो, जब किसी डायोड के P और N क्षेत्रों पर प्रकाश आपतित होता है तो दोनों क्षेत्रों के अवक्षय परत के निकट वाले, मैं ज्यादा जोर निकट वालों पर क्यों दे रहा हूं उसका कारण अभी आपको पता चल जाएगा। निकट वाले जो सहसंयोजी आबंध होते हैं और दो अन्य सहसंयोजी आबंध होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन इस प्रकाशीय फोटोन की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। यदि फोटोन की ऊर्जा चालन बैंड की निम्नतम ऊर्जा स्तर और संयोजकता बैंड के उच्चतम ऊर्जा स्तर के मध्य ऊर्जा अंतराल, जिसे हम कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, से अधिक हो तो इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में चला जाता है, यानी कि सहसंयोजी आबंध को तोड़ देता है। जब ये सहसंयोजी आबंध को तोड़ता है
तो इससे एक इलेक्ट्रॉन तो प्राप्त होता ही है, साथ में एक हॉल भी प्राप्त होता है, और ये प्रक्रिया p और n दोनों तरफ होती है। जब हम इसे रिवर्स बायस में जोड़ते हैं, तो रिवर्स बायस में जोड़ने से ये जो नए इलेक्ट्रॉन और हॉल बने हैं, इनमें से p साइड के जो इलेक्ट्रॉन है वो n दिशा की ओर, n साइड में, और n साइड के जो हॉल हैं वो p सिरे की ओर गति करने लगते हैं। रिवर्स बायस में कौन से आवेश संधि को पार करते हैं? जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो p साइड में अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन। और n साइड में अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होंगे? हॉल। तो ये अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या करेंगे? इस संधि को पार करके दूसरी ओर चले जाएंगे। अब पहले क्या हो रहा था? जब प्रकाश आपतित नहीं कराया था, तब उत्क्रम बायस में विद्युत धारा का जो मान है वो हमें मान लीजिए 3 माइक्रो एम्पियर पर आकर के कांस्टेंट हो गया था। अब चूंकि प्रकाश आपतित कराया है, 3 एम्पियर पर कांस्टेंट क्यों हो गया था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और हॉल की जो संख्या थी, p साइड में इलेक्ट्रॉनों की और n साइड में हॉलों की, यानी अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की जो संख्या थी वो कम थी। प्रकाश आपतित कराने से दोनों और नए अल्पसंख्यक आवेश वाहक बन जाते हैं, और इससे जो संतृप्त धारा होती है, जो कि सारे के सारे, या हम कहें कि सभी अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण उत्पन्न होती है। अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या बढ़ जाने से जो प्रवाहित आवेश Q है उसका मान बढ़ जाता है, इससे धारा I का मान भी बढ़ जाता है, और अब हमें पहले की तुलना में उच्च मान की विद्युत धारा प्राप्त होती है। लेकिन उच्च मान की विद्युत धारा प्राप्त होने का मतलब ये नहीं है कि ये इतनी ज्यादा उच्च प्राप्त हो जाती है हमें, कि इतनी ज्यादा विद्युत धारा उच्च प्राप्त हो जाती है कि आप इसको कहीं पे भी उपयोग में लेना शुरू कर दोगे। ठीक है, अब इसका फिर फायदा क्या है? फायदा क्या है? ये डायोड का काम क्या है? अगर आप इसके उपयोग देखोगे तो आपको इसका काम समझ में आ जाएगा। इसका पहला उपयोग क्या है? प्रकाश के संसूचन में, यानी प्रकाश आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसका पता लगाने में काम में आ रहा है। अब मान लो इस डायोड को हमने रिवर्स बायस में जोड़ दिया और एमीटर लगा दिया, ठीक है। अब अगर मैं किसी सोर्स से इसके ऊपर प्रकाश आपतित कराऊंगा, ठीक है, और उस प्रकाश की जो तीव्रता है वो ज्यादा होगी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, या आवृत्ति ज्यादा होगी, सॉरी तीव्रता ज्यादा होगी, तो तीव्रता ज्यादा होने का मतलब यह है कि उस प्रकाश के जो आपतित प्रकाश है उसमें फोटोनों की संख्या ज्यादा होगी। यदि मैं एक उचित आवृत्ति का उच्च तीव्रता का प्रकाश आपतित कराऊं, ऐसी आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराऊं जिसके लिए फोटोन की ऊर्जा hν वर्धित ऊर्जा अंतराल से ज्यादा हो, और उच्च तीव्रता का प्रकाश आपतित कराऊंगा, तो ज्यादा संख्या में फोटोन आपतित होंगे। ज्यादा संख्या में फोटोन आपतित होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इन फोटोनों से ऊर्जा लेंगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उतने ज्यादा हॉल भी क्रिएट होंगे, यानी अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या बढ़ेगी, और अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या बढ़ेगी तो विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। अब अगर इस विद्युत धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब ज्यादा अल्पसंख्यक आवेश वाहक आ रहे हैं। ज्यादा अल्पसंख्यक आवेश वाहक आ रहे हैं मतलब ज्यादा फोटोन उसके पास पहुंच रहे हैं। ज्यादा फोटोन पहुंचने का मतलब है प्रकाश की तीव्रता ज्यादा है। और अगर विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो प्रकाश है या तो उसकी तीव्रता बहुत कम है, और या फिर उसकी ऊर्जा इतनी कम है कि वो इलेक्ट्रॉन को निष्कासित ही नहीं करा सकता। ठीक है, उसको निष्कासित नहीं करा सकता। सहसंयोजी आबंध को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा दे ही नहीं सकता है। तो प्रकाश का संसूचन करने में काम में आ रहा है कि प्रकाश ज्यादा तीव्रता का है कि कम तीव्रता का है, ज्यादा आवृत्ति का है कि कम आवृत्ति का है। ऐसे स्विच जो प्रकाश से चलते हैं उनके लिए भी ये काम में आता है, उनमें भी ये काम में आता है। प्रकाश चलित जो स्विच है उनमें भी काम में आता है। मान लीजिए कोई स्विच के रूप में मैं डायोड को उपयोग में ले लूं, ठीक है, और इस डायोड को हम रिवर्स बायस में लगा दें। रिवर्स बायस में मान लीजिए इसमें 2 माइक्रो एम्पियर धारा बह रही है। अब उस स्विच से मान लो ऐसी युक्ति जो है जो जुड़ी हुई है जो 10 माइक्रो एम्पियर धारा पर चालू होती है, तो 2 माइक्रो एम्पियर धारा पर तो ये युक्ति चालू नहीं होगी। अगर हम इस पर प्रकाश आपतित कराएंगे तो 2 माइक्रो एम्पियर धारा जो है वो बढ़ेगी, और बढ़ करके अगर इसका मान कभी 10 एम्पियर हो पाया
मान लो कभी हो पाया, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हो पाया तो ये स्विच जो है वो इससे इतनी धारा बहना शुरू हो जाएगी कि ये युक्ति काम करना शुरू कर देगी। यानी कि जब प्रकाश आपतित नहीं हुआ तो इसकी धारा कम थी, ये ऑफ स्विच की तरह काम कर रही थी। जैसे प्रकाश आपतित हुआ तो धारा का मान बढ़ गया और ये ऑन स्विच की तरह काम कर रही है। तो ये जो है वो प्रकाश चालित स्विचों में भी उपयोग में लिया जाता है, प्रकाश के संसूचन में भी काम में लिया जाता है, जो ध्वनि का उत्पादन किया जाता है फिल्मों में उसके लिए भी काम में लिया जाता है। इन सबके अलग अलग प्रोसेस है, इन सबके अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन फोटो डायोड जो है उसको उपयोग में लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो उत्क्रम बायस पर आपको रखना है, और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि इसका एक भाग जो है वो दूसरे भाग की तुलना में पतला होना चाहिए। ये तो डायोड की बात हुई। अब जो आपतित प्रकाश है उसकी अगर हम ध्यान रखें तो आपतित प्रकाश कैसा होना चाहिए? आपतित प्रकाश जो है उसकी आवृत्ति इस संधि में उपस्थित अर्धचालक, इस संधि में या इस डायोड में उपस्थित अर्धचालक के चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य वर्धित ऊर्जा अंतराल से ज्यादा होनी चाहिए। फोटोन की ऊर्जा वर्धित ऊर्जा अंतराल से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ही ये फोटोन जो है इस फोटोन की ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन अवशोषित करके संयोजी बैंड से चालन बैंड में जा पाएंगे। अब एक और खास बात, ये लास्ट है आज के लिए, दो खास बातें, सॉरी एक नहीं दो। पहला तो इसका प्रतीक, ये है इसका प्रतीक, आप देख रहे हैं कैसा प्रतीक बनाया है, डायोड है और डायोड पर प्रकाश आपतित हो रहा है। ये खास ध्यान रखना, अगर डायोड पर आपतित प्रकाश दिख रहा है तो ये किसका प्रतीक है? फोटो डायोड का। और अगर डायोड बनाया हुआ है और इससे जाता हुआ प्रकाश दिखाई दे रहा है तो ये एलईडी के लिए हो जाएगा। अगर प्रकाश जाता हुआ दिखाई दे रहा तो एलईडी, आता दिखाई दे रहा तो फोटो डायोड। अब जो बहुत महत्वपूर्ण और लास्ट बात थी, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा आपको कि दो बातें लास्ट हम इसमें करेंगे, वो ये है कि कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है फोटो डायोड को उपयोग में लेते समय उत्क्रम बायस में ही क्यों लगाया जाता है? क्या कहा मैंने? उत्क्रम बायस में ही क्यों लगाया जाता है? अब एक मिनट के लिए सोचो कि आपके घर में एक टैंक है, फुल भरा हुआ है, आप कहीं से बाहर गए और एक लोटा पानी लेकर आए, उस टैंक में डाल दिया, पता चलेगा क्या? कोई अगर अकस्मात आकर के कोई देखे तो उसको पता चलेगा कि भाई लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? या मान लो थोड़ी देर पहले कोई देख के गया और आपने एक लोटा पानी डाला और वापस आकर उसने देखा तो उसको पता चलेगा क्या कि भाई पानी डाला है कि नहीं डाला है? हम कहेंगे नहीं पता चलेगा, क्योंकि टैंक में पहले से ही इतना सारा पानी है कि उस एक लोटे पानी का फर्क पड़ेगा ही नहीं। पर मान लो एक बाल्टी में आधा लोटा पानी भरा हुआ है, अब आप उसमें एक लोटा पानी और लाके डाल दो तो पता चलेगा क्या? आप कहोगे हाँ अब पता चल जाएगा भाई इसमें पानी आया है, क्योंकि एक लोटा पानी आने से उस पानी की मात्रा तो पहले की तुलना में 3 गुना हो गई है, ठीक है। तो अगर हम इस डायोड को फॉरवर्ड बायस में रखते, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो क्या होता? फॉरवर्ड बायस में पहले ही विद्युत धारा का मान बहुत उच्च होता है और प्रकाश के आपतन से जो नए इलेक्ट्रॉन और होल बनते हैं उनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं होती है कि इनके कारण मिली एम्पियर कोटि की धारा प्रवाहित हो सके, इनके कारण भी माइक्रो एम्पियर कोटि की धाराएं प्रवाहित होती है। अब अगर मैं फॉरवर्ड बायस में रखता तो फॉरवर्ड बायस में 1000 माइक्रो एम्पियर धारा पहले से बह रही है। 1000 माइक्रो एम्पियर धारा जो है वो 1 मिली एम्पियर के बराबर होती है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। 1000 माइक्रो एम्पियर धारा पहले से बह रही है। अब इसमें मान लो प्रकाश के आपतन की वजह से 10 माइक्रो एम्पियर धारा और बढ़ गई, टोटल कितनी हो गई? 1010। तो 1010 का जो वो इस एमीटर के द्वारा संसूचित नहीं किया जा सकेगा। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स बायस में रखता तो डायोड में पहले से ही 10 एम्पियर धारा ही बह रही थी, मान लो 10 माइक्रो एम्पियर ही धारा बह रही थी और 10 माइक्रो एम्पियर और बढ़ गई, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन बने थे उतने हॉल बने हैं, यानी जितने बहुसंख्यक आवेश वाहक बढ़े हैं उतने ही अल्पसंख्यक आवेश वाहक भी बढ़े। तो 10 में 10 मिलाओ, अब धारा कितनी हो गई है? 20 माइक्रो एम्पियर, यानी बिना प्रकाश आपतित कराए जितनी धारा बह रही थी प्रकाश के आपतन के बाद में धारा का मान दुगुना हो गया है। तो इसको पता लगाना आसान रहेगा। जैसे एक टैंक पानी में एक लोटे का पता लगाना मुश्किल है, एक इसी प्रकार से फॉरवर्ड बायस में
फोटो डायोड में प्रकाश के आपतन से जो धारा बहती है वो बही के नहीं बही इसका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से इसको अपन रिवर्स बायस में लगाते हैं और कोई कारण इसका नहीं है। रिवर्स बायस में लगाने का एकमात्र कारण यही है कि उस धारा का संसूचन किया जा सके, क्योंकि प्रकाश के कारण जो धारा बहती है, जो इलेक्ट्रॉन और हॉल उत्पन्न होते हैं उनके कारण जो धारा बहती है